किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत गंदा है पर फिर भी मिलता है। मेरे शहर में नशा बिकता है। ये आजकल के लड़के हैं, जरा माहौल में चलते हैं, चाय की सिप के साथ पूरी सिरप पी जाते हैं। क्या खबर इनको माँ बाप और दुनियादारी की। ये तो बेहोशी की हद तक नशा करते हैं, ये तो बेहोशी की हद तक नशा करते हैं। हमारा हंसता खेलता विंध्य, यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बड़े फुर्सत से सजाया और संभाला था। रोजगार हो या ना हो, किसान खेत में लहलहाती फसल से ही खुशहाल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पता नहीं विंध्य को किसकी नजर लग गई। रीवा में कंक्रीट का जंगल बिछाने वाले रीवा विधायक मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। शुक्ला जी को अब पार्क के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान की नींव भी रख देनी चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जल्द ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आज जिस तरह से विंध्य मेडिकल नशे यानी माहौल की चपेट में है, उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आने वाले समय में लोग यह आपका कंक्रीट का जंगल देख पाएंगे, क्योंकि आज की इस युवा पीढ़ी के नसों में रक्त से ज्यादा कप सिरप दौड़ रही है। पूरे विंध्य क्षेत्र में कप सिरप रूपी घाव को कैंसर बनाने में सबसे बड़ा योगदान खाकी और खादी का रहा। कहते हैं ना, पुलिस चाहे तो मंदिर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता। चलिए आज के इस वीडियो में एक नजर डालते हैं विंध्य की दुर्गति पर। कप सिरप की शुरुआत मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसे मैं बैठता था, कुछ लोग मेरे साथ बैठते थे और दोस्तों के साथ मैं देखा वो लेते थे। पहले तो इच्छा नहीं पड़ी, फिर दोस्तों ने धीरे धीरे बताया कि थोड़ा लेने से एक बार चेक किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती गई। मतलब ढक्कन से लेते फिर सीसी पे आ गया, मतलब 1 सीसी पीना पड़ता था। ये कितने साल की बात है? कब से आपने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत मैंने की है 17 में, 2017 में। 17। मध्य प्रदेश का रीवा जिला, जिसने पूरी देश और दुनिया को सफेद शेर की पहचान दी, आज यही रीवा जिला कोरेक्स को नशे के रूप में खोजने वाला जिला बन चुका है। कल तक आपने उड़ता हुआ पंजाब सुना होगा, लेकिन आज बहते हुए रीवा की कहानी भी सुन लीजिए। साल था लगभग 2011 का, जब लोगों के बीच एक खांसी की कप सिरप खूब चर्चा में आती है। देखते ही देखते इसके शौकीन बढ़ने लगे। दवाइयों की दुकान में कोडीन युक्त बिकने वाली कप सिरप की मांग बढ़ने लगी। लोग सभी प्रकार के नशे को छोड़कर इसकी ओर आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे कप सिरप के आदि रीवा के साथ साथ समीपी जिले में भी बढ़ने लगे। इसमें सबसे अधिक प्रभावित हुई तो युवा पीढ़ी। लेकिन इस आपदा में खादी और खाकी को अवसर दिखा। यह बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। खाकी और खादी के संरक्षण में बड़े बड़े तस्कर तैयार होने लगे। यह कप सिरप शहरों के बाद धीरे धीरे गाँव की ओर पैर पसारने लगी। माहौल का नशा इतना खतरनाक है कि माँ बाप तक को पता नहीं चलता कि उनका बच्चा ऐसे किसी नशे की चपेट में है, और जब तक पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली जिले ऐसे हैं जहां आज हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों के साथ साथ बंजर पड़ी जमीनों में भी आपको कप सिरप की खाली शीशियां मिल जाएंगी। जब इस कप सिरप का उपयोग खांसी के लिए होता था, तब यह मात्र 20 से 25 रुपए की कीमत में मेडिकल स्टोर में बिकती थी। बाद में सरकार के द्वारा 17 मार्च 2016 को इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद यह कप सिरप लगभग 200 की कीमत में बिकने लगी। यह कप सिरप अब मेडिकल स्टोर से गायब हो चुकी है। किराना स्टोर, चाय पान की दुकान में माहौल के नाम से यह बिकने लगी है। देखिए, मध्य प्रदेश में रोजगार की कितनी कमी है, यह किसी से छिपा नहीं है। आमतौर पर माहौल से पीड़ित एक व्यक्ति 2 से 3 की संख्या में माहौल की बोतलें धकेल रहा है। इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए लोग आपराधिक गतिविधियों जैसे चोरी, लूट, राहजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। विंध्य के इस हालात के जिम्मेदार खाकी और खादी के अलावा आम लोग भी हैं, क्योंकि आप अपना अमूल्य मत देकर इन नेताओं को चुनते हैं, लेकिन आप कभी इन नेताओं से सवाल नहीं करते। आप इन नेताओं से यह नहीं पूछते कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आपने रोजगार के लिए क्या किया, आपने माहौल को रोकने के लिए क्या किया, और आपने 5 साल बड़े बड़े भाषणों के अलावा क्या किया। क्या आपको पता है इसमें सिर्फ बलि आपके बच्चों की चढ़ रही है, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। यह वही नेताजी हैं जो चुनाव के समय आपसे वोट की भीख मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद आपका तेल निकालते हैं। कड़वा सच यह भी है कि जब युवा पीढ़ी माहौल के नशे में टुन्न रहेगी तो नेताजी से सवाल नहीं पूछेगी और रोजगार नहीं मांगेगी, और अगर रोजगार मिल गया तो फिर रैलियों में भीड़ किसकी होगी। देखिए, इस कैंसर रूपी काले कारोबार में किसी एक व्यक्ति का दोष देना उचित नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अकेले राजेंद्र शुक्ला इसके लिए जिम्मेदार हैं।
इसमें विंध्य क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं की जवाबदेही है। सभी को दल की राजनीति से ऊपर उठकर इस गंभीर समस्या पर विचार करना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला कुछ महीने पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर इस नशे पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा भी किए, लेकिन अब तक हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरकर मऊगंज होते हुए सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना, मेहर, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया की गली मोहल्लों में चोरी छुपे कोरेक्स की अवैध बिक्री की जा रही है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह कोरेक्स तस्करी मामले में 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन में पकड़े जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों से खासतौर पर विंध्य में विक्रय हो रहे मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, मध्य प्रदेश का रीवा और मऊगंज जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। रीवा जिले का चाकघाट बॉर्डर और मऊगंज जिले का हनुमना बॉर्डर, इन्हीं रास्तों से यह माहौल पूरे विंध्य में प्रवेश कर रहा है। पहले यह बड़े बड़े तस्करों के पास जाता है, उसके बाद अलग अलग माध्यमों से यह किराना स्टोर, चाय की टपरी, पान की गोमतियों में पहुंचकर युवाओं को परोसा जाता है। कई बार पुलिस इन तस्करों को पकड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर हत्या लूट का खुलासा करने वाली पुलिस को आज तक यह पता नहीं लग पाया कि आखिर यह माहौल आ कहां से रहा है। माहौल के धंधे में अब शराब ठेकेदार भी उतर चुके हैं, जो शराब की पैकारी के साथ साथ माहौल की भी खपत कर रहे हैं। देखिए, यह बात बच्चे बच्चे को मालूम है कि पुलिस और शराब कारोबारियों का चोली दामन का संबंध है, लेकिन सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर यह नेता जो आपके वोट से चुनाव जीतकर ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वह माहौल पर लगाम लगाने को लेकर नाकाम क्यों हो गए हैं? क्या इन विधायकों की पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, या फिर पुलिस के साथ इन नेताओं की भी हिस्सेदारी हो गई है? यह सवाल अंदर ही अंदर गूंज रहा है। अगर माहौल पर रोक नहीं लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब आम लोगों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। नेताओं को तो सरकार ने अंगरक्षक दे रखा है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इन तस्करों को ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अक्सर बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में, मंच में यह तस्कर आपको मिल जाएंगे। अगर इन तस्करों को खादी और खाकी का संरक्षण ना मिले तो यह पूरा काला कारोबार महज 1 महीने के भीतर ही धराशायी हो सकता है। सर, ये जो मेडिकल नशा है, ये अन्य प्रकार के जो नशे हैं उनसे कैसे अलग है? एक्चुअली जो ये मेडिकल नशा है, ये अपने ब्रेन को इफेक्ट करता है। जैसे आजकल जो ये पी रहे हैं कोरेक्स की दवाई, जो है मेडिकल में तो इसका यूज होता है कफ के लिए होता है, जो ड्राई कफ होता है उसमें यूज करते हैं। ये सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, ये ना, जो कि सीधे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट करती है और व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है ना। जैसे इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन बोलते हैं, कि व्यक्ति आसमान में उड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको डर नहीं लगती है ना। इसलिए लोग आगे इसके आदी होते जाते हैं जी। क्या ऐसे मरीज अभी बढ़ रहे हैं? ऐसे मरीज तो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। कोरेक्स के या फिर और तरह की जो नशे हैं, मेडिकल नशे, जैसे इंजेक्शन और गोलियां? ज़्यादातर तो यहाँ पे जो अपना ये मतलब कि जो मऊगंज है, यहाँ पे तो कोरेक्स अवेलेबल हो पाती ज़्यादा, और दूसरे नशे नहीं हो पाते, बाहर से लाते हो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो इजीली अवेलेबल हो कोरेक्स ही है ना, ज़्यादातर उसके ही आ रहे हैं। इस कफ सिरप की हकीकत जानने के लिए जब हम क्षेत्र में निकले तो हम एक ऐसे युवा से भी मिले जो खुद इस नशे की चपेट में फंस चुका था। कफ सिरप से पीड़ित इस युवा के द्वारा जो सच्चाई बताई गई वह आपको भी हैरान कर देगी। यह आपको सुनना चाहिए कि आखिर यह मेडिकल नशा कितना खतरनाक है। इस युवा की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। आपने ये कफ सिरप की शुरुआत कैसे की? कफ सिरप की शुरुआत मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसे मैं बैठता था, कुछ लोग मेरे साथ बैठते थे और दोस्तों के साथ मैं देखा वो लेते थे। पहले तो इच्छा नहीं पड़ी, फिर दोस्तों ने धीरे धीरे बताया कि थोड़ा लेने से एक बार चेक किया। चेक करने के बाद मैंने पहले शुरुआत में थोड़ा सा लिया, एक ढक्कन करके ऐसा वैसा लिया मैंने। उसके बाद जब पिया 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके पिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती गई, उसमें अपने को आनंद, मतलब थोड़ा सुकून सा मिलता था। मैंने पिया, जैसे लोग बताते थे कि ऐसा होता है वैसा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगा अपने को, धीरे धीरे पीता गया। उसके बाद धीरे धीरे मात्रा बढ़ती गई हमारी, मतलब ढक्कन से लेते लेते फिर सीसी पे आ गया, मतलब 1 सीसी पीना पड़ता था, तब सही रहता था। उसके बाद फिर मैंने जब पिया उसके बाद तो सुकून मिलता था। फिर बीच में क्या कैसे से अगर 1-2 दिन का गैप हो गया, इसमें अपने को पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सिर दर्द, पूरा दर्द होता था, मतलब हाथ में कांपता था, थरथरी टाइप की आती थी, भूख भी लगना बिल्कुल बंद हो गया, थोड़ी बहुत लग भी जाती थी, बिल्कुल भी कोई भूख लगती नहीं थी, कुछ भी नहीं, मतलब सुकून शांति से बैठना, अकेले बैठना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा टाइप का लगता था। ये कितने साल की बात है? कब से आपने इसकी शुरुआत की? इसकी शुरुआत मैंने की है 17 में, 2017 में। 17 से 17 से मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे मेरा चलता गया, 18, 19, 20, 21, 22 तक चला।
उसके बाद तब भी बीच में छोड़ना चाहा, छूटा नहीं क्योंकि आदत लग चुकी थी। क्या आप इस नशे से आप खुद परेशान हो चुके थे बाद में? जी हाँ, परेशान हो चुका था मैं इस नशे से, क्योंकि इस नशे से मुझे बहुत कुछ परेशानियां होने लगी थी। पर्सनल कई सारी परेशानियां होने लगती थी, मतलब कि पीना, उसके बाद इधर उधर मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। कहीं अगर कुछ गिर भी गए, पर भी गए, चोट भी लग गई, अगर आदमी को हाथ भी कट गया, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ भी चोट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था इस नशे से। मतलब बाद में पता चलता था सुबह, जैसे आज लग गई चोट पीने के बाद, कुछ हो गया, सुबह अपने को पता चलता था कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ है, चोट लगी है, दर्द होता है, ऐसा यहाँ लगता था। बाकी उससे कोई पता नहीं चलता था। अगर जब तक नशे में है तब तक कोई भी वो नहीं रहता था कि क्या लगा है, चोट, दर्द है, क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसको जो है ये कितने रुपए में मिलती थी? ये एक बोतल उस समय पे मिलती थी 90 रुपए की। अभी तो इसकी 250 रुपए कीमत हो गई। अभी 250-300 रुपए की कीमत हो तो गई। दिन भर में कितनी बोतल जो है इसमें जरूरत पड़ती थी? इसमें दिन भर में एक बार अगर सुबह लिए 1 सीसी, उसके बाद दोपहर तक में दूसरा लेना जरूरी है। अच्छा। उसके बाद शाम तक में 3, यानी कि एक दिन में 3 सीसी लगती थी। इसके साथ सुना है मैंने कि कुछ मीठा का भी लोग प्रयोग करते हैं। मीठी चाय हो गया, मीठी ड्रिंक्स हो गई, मीठी चाय हो गई जैसे, और माजा वाजा हो गया, मीठी ड्रिंक, मतलब ऐसे इसके साथ अगर मीठा लेंगे तो इसमें क्या है, मीठे लेने से नशा इसका बढ़ता है। चाय, सिगरेट, मीठी चाय से नशा इसका बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो जैसे 3 अगर बोतल 3 शीशियाँ अगर बात की जाए कप सिरप, तो इसमें तो काफ़ी खर्च भी आता था, है ना, कि डेली इसकी ज़रूरत पड़ती थी, डेली पैसे का भी जुगाड़ करते हैं, करना पड़ता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं? इस पे फिर लोग तो क्राइम की तरफ भी बढ़ते होंगे। हाँ, सही बात है, क्योंकि जिनके पास जरूरत है, मान लीजिए मिल गया, ऐसा भी नहीं है जिनके पास है भी तो घर वाले इसलिए नहीं देंगे कि नशा करो तुम, कि ले जाके नशा करो। इसके लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, किसी से कर्जा लेंगे या किसी से उधार लेंगे, लोन लेंगे, फिर आगे चल के कर्जे में पड़ जाएंगे। ऐसा होता था, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता था, या किसी से मांगे कुछ किए, या किसी से मारपीट करके कुछ छोड़ाए, छीने छपटे, चोरी चहारी किए या लूट लपाट किए, इसके लिए ऐसा लोग करते हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है, ना तो ये मेडिकल स्टोर में मिलती, डॉक्टर भी अब इसको लिखना बंद कर चुके हैं। तो ये फिर मिलती कहाँ है? ये अभी लोकल में बेचते हैं। लोकल में मतलब चाय पान की गोमतियों में मिलती है ना? चाय पान गोमती हो गई, ठेले हो गए, नॉर्मल जगह पे बेचते हैं। किसी साइड एरिया में बेचते हैं, जैसे हो गया किसी चीज़ की दुकान खोल लिए, कुछ खोल लिए, किसी भी दुकान में मतलब खोल के रख लेते हैं लोग कि नाम ये है कि दुकान इस चीज़ की है, वहाँ होता कुछ और है। जी, ऐसा हो जाता है। जी। तो क्या अभी आपकी नज़र में मतलब ये पूरा क्षेत्र जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य के जो जिले हैं, क्या ये पूरे इसकी चपेट में है, कोरेक्स या कफ सिरप की चपेट में है? हर जगह मिलता है नशा? बिल्कुल है, बिल्कुल आराम से मिल जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इनमें क्या इनको पुलिस का भी संरक्षण मिलता होगा, तभी तो ये बेचते हैं? आपको क्या मानना है? हाँ, ऐसा नहीं है, मिलता है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जांच भी करते हैं, पकड़ते भी हैं। अगर लोग लेकर आते हैं तो बॉर्डर चेकिंग हर जगह रहता है कहीं न कहीं से, लेकिन पैसे रुपए लेके इधर उधर कर दिए, उसमें ध्यान नहीं दिए, या फिर कोई साइड एरिया से निकल गए, वो भी चलता है। या पकड़ भी लिए तो पैसा लेके तुरंत छोड़ देते हैं, थाने तक बात पहुंचती नहीं, पहले ही निपटा लेते हैं, अपना कोई क्लियर कर लेते हैं, पैसा ले देके बात पहुंचती ही नहीं। जी। तो क्या अभी आप ये नशा पूरी तरह से छोड़ चुके हैं? पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। एक सवाल और भी है कि ये जो और तरह के नशे हैं, कई तरह के, जैसे शराब भी हो गया है और बहुत तरह के नशे हैं, कुछ सूखे नशे भी हैं, तो ये जो मेडिकल नशा है ये इससे अलग कैसे? मतलब जो लोग दारू भी पी सकते हैं नशे के लिए, लेकिन लोग कफ सिरप की ओर क्यों जाते हैं? क्या ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है ये नशा? क्योंकि जैसे अगर दारू पिए, ड्रिंक किए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेजी से बढ़ता है। इधर उधर लड़ाई झगड़ा या हो जाता है, घर में भी पता चल जाता है दारू पी के आए हैं, कहीं भी जाओ पता चल जाता है। लेकिन ये ऐसा नशा है कि इसमें अगर आप पी भी लिए, बच्चे भी पी लिए या सियान लोग भी पी लिए, अगर तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि पिए हुए हैं, वो सुकून में रहेंगे, शांति से रहेंगे, लेकिन नशा रहेगा। अभी आप पूरी तरह से नशा ये छोड़ चुके हैं? छोड़ चुका हूँ, किसी भी प्रकार का आप नशा सब छोड़ चुके हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस होता है। पैसे भी जो फालतू बर्बाद होते थे, पैसे भी बचना चालू हो गया, और फालतू टाइमिंग का डिस्टर्ब होता था। एक बार अगर सो गए, शाम को जितनी टाइम आके सोए तो सुबह कितनी टाइम उठे पता नहीं चलता था, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ टाइमिंग का कोई पता नहीं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं रहता था। लेकिन अब ये सब छोड़ने के बाद सब सही हो गया। कुछ दिन छोड़ने के बाद होता है, शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में, पैर हाथ में सब में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर लोग छोड़ना चाहें तो कुछ दिन अगर दर्द सह लें, छोड़ने 1-2 महीने तक अगर दर्द सह लें, उसके बाद छोड़ा जा सकता है आराम से। जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। तो एक सवाल ये भी है कि इतनी जो युवा पीढ़ी है, क्या ये पूरी लगभग युवा पीढ़ी कितनी परसेंट, मतलब 90% आबादी कह सकते हैं कि इसकी चपेट में है यहाँ? मतलब हर दूसरा तीसरा लड़का इसके नशे में है?
हाँ 90% कह सकते हैं, 90% है लोग। कुछ लोगों का है कि पता चल जाता है, लोग जानते हैं। कुछ लोग हैं कि पता ही नहीं चलता है। जैसे भी बता रहा था कि मतलब शराब लोग पी लेते हैं तो बदबू से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पता चल जाता है शराब पी हुए हैं, कुछ भी पी हुए हैं। लेकिन ये ऐसा नशा है कि इससे कुछ पता नहीं चलता आदमी को, कोई बता नहीं सकता कि सामने वाला नशा किया हुआ है। सिर्फ वो खुद जानता है कि हाँ नशा किया हुआ है, इतना हो सकता है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहेंगे नशे को छोड़ने को लेकर, और क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशा बेकार है। इसमें शारीरिक इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं। और फैमिली, रिश्तेदारी, हर चीज़ में बेइज्जती, बदनामी अलग बात है, वो जानते हैं क्या कैसे चीज़ है। पैसा रुपये और शरीर में भी इफेक्ट पड़ता है, पूरा तबीयत खराब होना। अभी तो अच्छा लग रहा है कि नशा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, नशे में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आगे चल के पता चलता है उनको कि भाई नशे में हमने क्या कर दिया और कितना बर्बाद कर दिया या क्या क्या कर दिया, और छोड़ने के बाद हमने कितना क्या किया, कितना सही है, कि कैसे फैमिली है, कैसे इज्जत है, व्यवहार है, वो पता चलता है। लेकिन ये नशा बेकार है। ये तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि सब छोड़ें और अपना ये नशा छोड़ के अपना सही स्वास्थ्य रहें। तो देखा आपने किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी इस नशे के चपेट में है। ये मेडिकल नशा इतनी आसानी से हर जगह उपलब्ध है। जहाँ बुखार की दवाइयाँ भी नहीं मिल सकती, वहाँ पर जो है ये मेडिकल नशा आसानी से उपलब्ध है। चाय पान की गोमतियों में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और आज हालात यह है कि कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, हर जगह ये मेडिकल नशा जो सेवन करने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं, विंध्य क्षेत्र में हालात ऐसे हो चुके हैं कि जो 10वीं और 11वीं और 12वीं के छात्र हैं वह ठीक से पेन तक नहीं पकड़ सकते, उनका हाथ कँपता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कैंसर है, विंध्य क्षेत्र के लिए एक कैंसर है जो अंदर ही अंदर विंध्य को खोखला कर रहा है। और इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान, जो मैंने लोगों से भी बात की और मेरा खुद का भी मानना है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान खाकी और खादी का है, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में ही कई बड़े बड़े तस्कर जो है तैयार हो चुके हैं। पुलिस कहती है कि हम हत्या और लूट जैसी जो मामले होते हैं उनका हम 24 घंटे के भीतर खुलासा कर देते हैं, लेकिन आखिर ये जो सीसियाँ हैं, ये जो मेडिकल नशा है, आखिर इसका खुलासा करने में आखिर क्यों पुलिस जो है पूरी तरह से नाकाम है, पूरा सिस्टम क्यों नाकाम है? क्या नेता सिर्फ मंच से बड़े बड़े भाषण देने के लिए ही हैं, या फिर ऐसे ये जो नशा है जो विंध्य क्षेत्र को खोखला कर रहा है, हमारे क्षेत्र को खोखला कर रहा है, इस पर लगाम भी लगाएंगे? तो मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।